Okay, I'm waiting for 2 more participants to join. मेरे ख्याल से they must be joining. We'll start in a minute or two. Okay. Okay. So let's continue. Okay. So Azan break. 1 minute Azan break. Continue. ओके सो अब तक हमने जो बात कर ली थी वो हमने सारी डायग्नोसिस की बात कर ली थी, ठीक है। नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स ट्रीटमेंट प्लानिंग, ठीक है। आपने डायग्नोसिस कर ली, आप ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लान किस तरह करेंगे? ट्रीटमेंट प्लानिंग में आपके पास हर ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लानिंग में क्या ऑप्शन होता है? सबसे पहले ऑप्शन
आपके पास रीट्रीटमेंट में है डू नथिंग, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन, फिर आपके पास ऑप्शन है नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट, और चौथा ऑप्शन है सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो डू नथिंग का मतलब कब डू नथिंग करेंगे, जब आपको डू नथिंग व्हेन यू विल से यू आर टेकिंग दिस ऑप्शन, जब आप देख रहे हो पेशेंट की कंप्लायंस नहीं है, जब आप देख रहे हो कि कोई मोडालिटी मिसिंग है, डायग्नोस्टिक मोडालिटी आया, यू वांट अ सीबीसीटी और सीबीसीटी इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, देन यू विल डू इट। या आपको लग रहा है कि करने से, इसका ट्रीटमेंट करने से कोई ज्यादा नुकसान हो सकता है और पेशेंट एक्सट्रैक्शन भी नहीं करवा सकता, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी नहीं करवा सकता, और अभी पेशेंट को फिलहाल कोई इस तरह का अक्यूट इशू नहीं है, देन यू विल ऑप्ट दिस ऑप्शन टू नथिंग, ठीक है। एक्सट्रैक्शन कब करेंगे, एक्सट्रैक्शन और ट्रीटमेंट फॉलोड बाय इम्प्लांट होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन के बाद तो इम्प्लांट होता है या फिक्स्ड पार्शियल डेंचर होता है, ठीक है। अब ब्रिज या कोई ब्रिज, जब दांत गायब होगा तो ब्रिज ही होगा मोस्ट कॉमनली, या रेजन बॉन्ड ब्रिज होगा या कोई फिक्स पार्शियल डेंचर ब्रिज होगा, ठीक है। अच्छा जी, एक्सट्रैक्शन कब करेंगे, एक्सट्रैक्शन कब करेंगे जब होपलेस प्रोग्नोसिस होगी, ठीक है। जब आपको नजर आ रहा होगा कि कोई वर्टिकल रूट फ्रैक्चर है, जब आपको नजर आ रहा होगा कि कोई मैक्सिलरी साइनस या कोई भी साइनस का इशू है या वाइटल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है और रीट्रीटमेंट नहीं हो सकता, जब आपको नजर आ रहा होगा कि कोई ऐसा कोरोनली कोई सेगमेंट पड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपको एपिकली पाथवे नहीं मिलेगा और रीट्रीटमेंट में कोई रीट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब आपको कोई नजर आ रहा होगा कि टर्मिनल पेरिडोंटल डिजीज है, कोई फ्रैक्चर है जो कोरोनली है और एपिकली जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस एक्सट्रैक्शन की तरफ आपको लेकर जाएंगे। आपको नजर आ रहा हो कि टूथ स्ट्रक्चर ही इतना कम है कि उस पर फेरियूल ही नहीं है, तब भी आप एक्सट्रैक्शन को प्रेफर करेंगे, ठीक है। कोई भी काम आप फजूल में अपनी एक्सपीरियंस के लिए नहीं करेंगे कि लेट्स डू इट फॉर एक्सपीरियंस, लेट्स चेक के हाउ इट परफॉर्म्स, ठीक है। इफ यू थिंक द प्रोग्नोसिस इज पुअर and there is no need to perform this procedure, kindly extract this procedure, kindly extract the tooth, don't opt for retreatment just for the sake of experience, ठीक है। ऐसे बहुत केसेस मिलेंगे जहां आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट ऐसे दांतों पे एक्सपीरियंस ना करें, पेशेंट का टाइम जाया होगा, बाद में पेशेंट की आपको रिगार्ड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब तो ये सारी चीजें एक्सट्रैक्शन हो गई। तीसरा है कि अगर नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट, हम आगे बात करेंगे, और सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने ट्रीटमेंट करना है, तो ट्रीटमेंट करना है, दो ऑप्शन है, या नॉन सर्जिकल ऑप्शन है या सर्जिकल ऑप्शन है, ठीक है। अगर सर्जिकल ऑप्शन की बात करें तो सर्जिकल ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, पेरिडोंटल क्यूरेटाज हो सकता है, एपिकल रूट रिसेक्शन हो सकता है, रूट एम्प्यूटेशन हो सकता है, और हेमी सेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्या चार चीजें हो सकती हैं, पेरिडोंटल क्यूरेटाज हो सकता है, एपिकल रूट रिजेक्शन हो सकता है, रूट एम्प्यूटेशन हो सकता है, और हेमी सेक्शन हो सकता है, ठीक है। और पांचवी चीज इंटेंशनल रिप्लांटेशन हो सकती है। ये सर्जिकल ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक आप में से किसी को कोई बात पूछनी है, यहां तक कोई आपको किसी से बात पूछनी है, कोई बात पूछनी है। अच्छा, सर्जिकल ऑप्शन और नॉन सर्जिकल ऑप्शन में, सर्जिकल ऑप्शन कब लेंगे, नॉन सर्जिकल रूट, नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट कब करेंगे, नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट आप तब करेंगे जब आपकी डायग्नोसिस पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज होगी। अगर आपकी डायग्नोसिस फॉरेन बॉडी रिएक्शन है, या ट्रू सिस्ट है, या एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन है, तो कीपिंग इन माइंड के नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट से सिर्फ हल नहीं होगा, यू हैव टू गो टूवर्ड्स सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जो मेजर कॉज थी, मोस्ट कॉमन कॉज थी रीट्रीटमेंट की, परसिस्टेंट और रीइंट्रोड्यूस्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ और सिर्फ वो कॉज है जो नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट से खत्म हो जाएगी।
मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि सिर्फ वो ही नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट से खत्म हो, बाकियों को आपको सर्जिकल इंटरवेंशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब कमिंग टूवर्ड्स क्या एडवांटेज है नॉन सर्जिकल रूट कनाल ट्रीटमेंट, रीट्रीटमेंट का क्या एडवांटेज है? एक तो एडवांटेज ये है कि इसकी प्रोग्नोसिस काफी अच्छी है, हीलिंग रेट बहुत अच्छा है, 74 to 94%। जब कोई ज्यादातर जो सर्जन होते हैं ना, जब वो देखते हैं कि आप रीट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले बोलते हैं यार रीट्रीटमेंट करने की क्या जरूरत है, निकालो इम्प्लांट डाल दो। ठीक है, तो आपको उनको बताना है कि 74 से 97% तक हीलिंग रेट है। यू कैन नॉट जस्ट पुल आउट द टूथ, यू हैव टू गिव इट अ सेकेंड टाइम। ठीक है, बहुत बेनिफिट है नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट का एज कम्पेयर टू एक्सट्रैक्शन। पेशेंट का दांत अपना रहता है, इम्प्लांट में मसला ही रहेगा हमेशा, इम्प्लांट अपना नहीं होता, पेरिडोन्शियम नहीं होता, इम्प्लांट का जो है वो पेरिडोन्शियली सपोर्टेड नहीं होता इम्प्लांट। ठीक है, बोन के अंदर एक ऐसा एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर रेजिलियंस नहीं होती है। ठीक है, जब आप इम्प्लांट करते हैं तो उसमें ट्रॉमा होता है। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमा भी होता है, नॉर्मल नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट में कोई ट्रॉमा नहीं होता। तो इट इज बेटर टू ऑलवेज अटेम्प्ट नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट वेयर इट इज नीडेड, एंड इट इज ऑलवेज बेस्ट टू give an implant where non-surgical retreatment cannot be done. Now coming towards the main topic, non-surgical re-root canal treatment. अब हमने डायग्नोसिस की भी बात कर ली है, अब हमने ट्रीटमेंट ऑप्शंस की भी बात कर ली है। ठीक है, हमने इटियोलॉजी की भी बात कर ली। अब चौथी चीज ये है कि नॉन सर्जिकल री रूट कनाल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। नॉन सर्जिकल री रूट कनाल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले नॉन सर्जिकल री रूट कनाल ट्रीटमेंट करने से पहले आपको ये देखना है कि आपने जो है वो दो काम है। ठीक है, नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट क्या दो काम है? एक काम है कोरोनल एक्सेस और दूसरा काम है एपिकल एक्सेस। ठीक है, एपिकल एक्सेस। कोरोनल एक्सेस में क्या आ जाता है? कोरोनल एक्सेस में क्या आ जाता है? कोरोनल एक्सेस में आ जाता है कि अगर क्राउन लगा हुआ है तो आपने कोरोनली किस तरह क्राउन को निकालना है, कोर बिल्डअप रिमूव करना है। और एपिकल एक्सेस में ये आ जाता है कि जो जीपी पड़ी हुई है या पोस्ट पड़ी हुई है या कोई भी सिल्वर पॉइंट पड़ा हुआ है या पेस्ट पड़ा हुआ है, तो उसको आपने एपिकली किस तरह रीगेन करनी है, एंट्री करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका कोरोनल आपकी जो एक्सेस करनी है, उसमें सबसे पहले अगर क्राउन है तो क्राउन को रिमूव करना है, उसको कहते हैं कोरोनल डिसअसेंबली। क्या कहते हैं? कोरोनल डिसअसेंबली। ठीक है, कोरोनल डिसअसेंबली। कोरोनल डिसअसेंबली क्यों करना जरूरी है? दो ऑप्शन हैं, या आप कोरोनल डिसअसेंबली करें या आप कोरोनल डिसअसेंबली ना करें। ठीक है, या आप क्राउन रिमूव करें या आप थ्रू द क्राउन जाएं। क्राउन ना ही रिमूव करते तो क्या फायदा है? क्राउन नहीं रिमूव करते तो आप क्या, क्राउन वहीं रहता है, ऑक्लूजन स्टेबल रहता है। ठीक है, पेशेंट के पैसे कम लगते हैं, एस्थेटिक्स मेंटेन्ड रहती है। ठीक है, और आइसोलेशन अच्छी रहती है। ये चार इंपॉर्टेंट बातें हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एस्थेटिक्स मेंटेन्ड होती है, ऑक्लूजन मेंटेन्ड होती है और इजी आइसोलेशन होती है। ठीक है, लेकिन हर केस में आप नहीं कर सकते कि आप कोरोनल डिसअसेंबली ना करें। एट टाइम्स यू हैव टू डू कोरोनल डिसअसेंबली। क्यों? क्योंकि अगर इल फिटिंग क्राउन्स हैं, सही क्राउन नहीं बना हुआ है, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कंसिडरेशंस हैं फॉर रिमूविंग क्राउन? सबसे पहले क्या कंसिडरेशंस देख लेते हैं। ठीक है, कंसिडरेशंस फॉर रिमूविंग क्राउन। अब तक कोई सवाल है किसी को? स्पीड तेज है, कम है? एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग अप? मैं देख रहा हूँ बहुत खामोश खामोश लेक्चर चल रहा है। एनीवन? रीट्रीटमेंट के केस में अगर हमारे पास कोई एंडो आती है जो बिल्कुल परफेक्ट हुई है,
उससे शायद से थोड़ा सा कोरोनल लीकेज हो रहा है अगर उसके अंदर, तो how would you differentiate कि this is an intra-radicular cause of pain और dull pain की complain कर रहा है patient और it's a VRF, जो कि VRF मुझे apparently ना CBCT पे नजर आ रहा है ना एक्सरे के ऊपर नजर आ रहा है। ओके, सो बात सारी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन ये किया है कि अगर अपेरेंटली अच्छी रूट कनाल हुई भी है, ठीक है, और अपेरेंटली सीम्स देयर इज नो इश्यूज, बट पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ डल पेन, सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट वेदर दिस रूट कनाल ट्रीटमेंट इज ओके और देयर इज एनी काइंड ऑफ अ वर्टिकल रूट फ्रैक्चर। ठीक है, तो वर्टिकल रूट फ्रैक्चर को आप, वर्टिकल रूट फ्रैक्चर का मसला ये है कि वर्टिकल रूट फ्रैक्चर को आप तब तक नहीं देख सकते जब तक आप जीपी बाहर ना निकाल लें। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि वर्टिकल रूट फ्रैक्चर जब तक रेडियोग्राफ पे तो नजर ही नहीं आएगा जब तक जीपी बाहर ना आ जाए। क्लिनिकली चेक करने का एक ही तरीकेकार है, दैट्स प्रोबिंग डिफेक्ट। ठीक है, और प्रोबिंग डिफेक्ट में भी बहुत सारी टाइप्स हैं, उसमें पहले अर्ली है, मिड है, लेट है, तो वो आती नहीं। तो सबसे पहले तो आपने अंदाजा जो लगाना है वो अंदाजा लगाना है कि रेडियोग्राफ पे जीपी निकाले बगैर के सब सही है। ठीक है, पेरियोडोंटल डिफेक्ट को आपने देख लें, पेरियोडोंटल डिफेक्ट में तो मसला नहीं है। तीसरा आपने ये देख लें कि कोई सीबीसीटी पे चेक कर लें कि कोई सीबीसीटी पे कोई कनाल तो मिस नहीं है। अच्छा, पेरी एपिकल रेयर फैक्शन अगर है तो कहीं वो पेरी एपिकल रेयर फैक्शन जो आ रही है वो मैक्सिलरी साइनसाइटिस की वजह से तो नहीं आ रही, या कोई और साइनस के इश्यूज की वजह से तो नहीं आ रही, या किसी और वजह से तो नहीं है, वो किसी और रीजन की वजह से तो नहीं है, या पेशेंट को कोई नॉन ओडोंटोजेनिक कॉज तो नहीं है। जिस तरह कुछ बोनी पैथोलॉजीज होती हैं जिसके अंदर आपको जिस तरह वो पेरीएपिकल लीजन्स मिल जाते हैं, कुछ बोनी पैथोलॉजी होती है जिसमें क्या पेरीएपिकल लीजन्स मिल जाते हैं। आपने जब वो सारी कॉजेस को हटा लेना है, जब आपको महसूस हो जाए कि सीबीसीटी भी आपने देख लिया, मिस्ड कनाल भी नहीं है, आपने देख लिया कुछ भी नहीं है, अब वर्टिकल रूट फ्रैक्चर आप सारी तरीके से आपने उसको सीबीसीटी पे देख लिया, मॉनिटर कर लिया, अब फिर आपने डिसीजन लेना है पेशेंट से पूछ कर के हम एक्सप्लोरेटरी काम कर रहे हैं। अगर पेशेंट आपको इजाजत देता है कि आपने डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए जीपी बाहर निकालनी है, तो देन यू हैव टू गो एंड रिमूव द जीपी। ज्यादातर होता यह है कि आपने जीपी जब निकाल देते हैं तो पेशेंट का दर्द खत्म हो जाता है, बिकॉज हमें जो चीज नजर नहीं आ रही वो ये आ रही है कि वहां पे कोई लीकेज हुई है, उसकी वजह से हुआ है। नॉर्मली वर्टिकल रूट फ्रैक्चर के लिए, अगर वर्टिकल रूट फ्रैक्चर को हमें खत्म करना हो तो हमें एक्सप्लोरेटरी सर्जरी करनी पड़ती है, और अगर हमें पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज को कंफर्म करना हो तो हमें उसके लिए एक्सप्लोरेटरी जीपी को बाहर निकालना है। ठीक है, देखने के लिए कि ज्यादातर होता यह है कि नॉर्मली पता चल जाता है जब जीपी आप बाहर निकालते हैं। आई मेड अ केस, मैंने उसकी वीडियो भी जिसकी अपलोड की थी जिसमें मैंने दिखाया था कि मैं जीपी रिमूव कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों ने देखा होगा जब जीपी रिमूव हो रही है तो जीपी पिंक रिमूव हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीजियो बक्कल कनाल में, मीजियो लिंगुअल कनाल में से जीपी पिंक रिमूव हुई, मीजियो बक्कल कनाल में से पूरी ब्लैक जीपी थी। ठीक है, तो जब जीपी का कलर चेंज हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है जिसने उसको सारी चीजों को चेंज कर दिया है। ठीक है, और आपको महसूस हो रहा होता है अंदर जब आप जीपी रिमूव कर रहे होते हैं कि तो अंदर सारा इट्स वेट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हो सकता है। जी डॉक्टर सना, आपको और कोई सवाल पूछना है या आपको क्लियर है या कोई इसी हवाले से पूछना तो बताना। अगर इंट्रा रेडिकुलर कॉज, बिकॉज देयर वाज अ सॉरी मैं थोड़ा सा इस केस पे ना काफी एक का ओपिनियन ये था कि ये इंट्रा रेडिकुलर कॉज है, दिस इज अ परसिस्टेंट इन्फेक्शन गोइंग ऑन। द अदर वन वाज सेइंग कि नेवर अटेम्प्ट अ रीट्रीटमेंट व्हेन यू कैन नॉट डू इट बेटर, कि ऑब्चुरेशन इतना अच्छा हुआ है, सील इतना अच्छा हुआ है, तो व्हाई वुड यू अटेम्प्ट इट, ये सीधा सीधा क्रैक है यहाँ पे कहीं ना, तो आप ना करें। एंड द थर्ड ओपिनियन वाज कि ये वीआरएफ है और यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनर क्रैक है, तो हमने जीपीयूपी निकाल के सीबीसीटी लिया था तो नजर नहीं आया, बट इवेंचुअली रीट्रीटमेंट अटेम्प्ट करने के बावजूद रेडियोलुसेंसी जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होने लग गई विद इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स, तो वो एक्सट्रैक्ट ही करना पड़ा, और एक्सट्रैक्शन पे वो माइक्रो क्रैक्स वगैरह थे, उस दांत में काफी क्रैक्स थे। तो ये था, लेकिन वो ये था कि इंट्रा रेडिकुलर कॉज को मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि ई फेकालिस की वजह से हो रहा है या ये क्रैक है यहाँ पे कहीं। देखिए, बात आपने जो पहले की ना कि अगर आप उसको बेहतर नहीं कर सकते तो उसको फिर आप फायदा नहीं है उसको खोलने का दोबारा, वो दैट्स ओके विद इट, आप बात सही कह रही हैं। लेकिन आई एम ऑन द पॉइंट के अगर
अगर आपका ऑर्थोग्रेड ट्रीटमेंट से मतलब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट को अगर आप एलिमिनेट करने की वजह से हो जाता है और आपको एक्सप्लोरेटरी सर्जरी, क्रैक को तो ऑब्वियसली आप एक्सप्लोरेटरी सर्जरी से ही देख सकते हैं कि वेदर इट्स अ क्रैक और नॉट, बट अगर आप उसकी जीपी निकाल कर एक दफा अटेम्प्ट कर लें तो उसमें कोई मतलब मेरे ख्याल से उसमें कोई वो नहीं है, मसला नहीं है। अगर आपने उसकी जीपी निकाल दी और वो एक्सपैंड कर गया तो यू एक्सट्रैक्टेड इट, राइट, एट द एंड एक्सट्रैक्शन ही की। लेकिन अगर वो आप उसका ये आउटकम देखें, अगर वो जीपी निकालने की वजह से अगर वो ट्रीट हो जाता तो दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है। अगर क्रैक ही है तो उसको एक्सट्रैक्ट ही होना है, लेकिन क्रैक का मसला ये है कि सीबीसीटी पे भी नजर नहीं आता, वो आपको एक्सप्लोरेटरी सर्जरी करके डाई डालकर देखना पड़ता है। तो या तो फिर आप उसको एक्सप्लोर करें और एक्सप्लोर करके डाई डालकर देखें, ठीक है, या फिर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर दें। और तीसरा ऑप्शन यही है कि आपने जब आपके पास कोई भी चांस नहीं है तो फिर आप उसको रीट्रीटमेंट करके चेक कर लें। तो ये जहां पे क्रैक और इसकी रीट्रीटमेंट में ये वाली लाइन आ जाती है तो बहुत ग्रे एरिया है यहाँ पे। यू कैन नॉट डेफिनेटली से कि यार ये इस वजह से हो रहा है। अगर प्रीवियस ट्रीटमेंट मैं अगर बोलूं कि मैंने अगर रूट कैनाल की है, एंटीरियर की रूट कैनाल की, मैं हूं क्लिनिशियन उसका और मैंने रूट कैनाल की और मैं कह रहा हूं कि मैंने रूट कैनाल में सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं, तो आई वोंट डू अ रीट्रीटमेंट ऑफ दैट, आई वुड डायरेक्टली गो विद अ सर्जिकल एक्सप्लोरेशन। On the basis of radiograph you cannot judge how good a treatment is. You cannot judge कि आपने क्या, जिस डेंटिस्ट ने किया, क्या उसने हाइपोक्लोराइड सही यूज किया कि नहीं किया, क्या उसने एजिटेट किया कि नहीं किया। तो ये वाला ऑप्शन आया था मेरे हिसाब से। तो अगर मैंने अगर ट्रीटमेंट किया हुआ पूरा प्रोटोकॉल से तो आई वोंट हेजिटेट गोइंग डायरेक्टली फॉर एक्सप्लोरेटरी सर्जरी, और आई वुड ऑलवेज डू एक्सप्लोरेटरी सर्जरी बिफोर एक्सट्रैक्टिंग इट। क्योंकि अक्सर होता यह है कि जब आप एक्सप्लोर करते हैं उसको तो आपको कोई पेरिएपिकल ग्रैनुलोमा मिल जाता है या पेरिएपिकल इन्फेक्शन मिल जाता है, पेरिएपिकल इन्फेक्शन को रिमूव कर दें उसको और उसका पेरिएपिकल क्यूरेटाज कर दें, रिमूव कर दें उसको, मे बी एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन हो, इंट्रा रेडिकुलरली आपने सील कर दिया लेकिन मे बी एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन हो जिसको आपने पेरिएपिकल क्यूरेटाज के थ्रू क्लियर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, काइंडली शेयर दिस कंप्लीट केस ऑन द ग्रुप ताकि हमें जो है वो हम सबको भी लर्निंग एक्सपीरियंस हो इससे, इसकी जो भी नेटिग्रिटीज हों और जो भी इसमें लोगों के व्यूज हों कि क्या ट्रीटमेंट सही हुआ कि नहीं हुआ, उसका क्या करना चाहिए था और क्या क्रैक्स, तो उसको हम डिटेल में फिर उसको ग्रुप पे भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स कंसिडरेशंस फॉर रिमूविंग क्राउन। क्या कंसिडरेशंस हो सकती हैं रिमूविंग क्राउन की? सबसे पहले क्या टाइप ऑफ मटेरियल यूज हुआ है, टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड। इससे मुराद यह है कि टाइप ऑफ मटेरियल यूज से मुराद यह है कि क्या मेटल क्राउन है, क्या सिरेमिक क्राउन है, क्या आईपीएस इम्प्रेस का बना हुआ है, क्या आपका रेजिन क्राउन है, टेम्परी है, परमानेंट क्राउन है, ठीक है, टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। सेकंड इज टाइप ऑफ ल्यूटिंग मटेरियल यूज्ड। मैंने बात की थी ल्यूटिंग मटेरियल में जो रेजन सीमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, जो रेजन बॉन्डेड होते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं रिमूव करना। जो सीमेंटेड होते हैं विद ग्लास आयनोमर सीमेंट्स या किसी और तरीके से सीमेंट से पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स वो फिर इजी होते हैं, ठीक है। तो और तीसरा हो गया क्या प्रिपरेशन डिजाइन क्या था, क्या पैरेलल प्रिपरेशन थी, टेपर्ड प्रिपरेशन थी, ठीक है, प्रिपरेशन डिजाइन, ठीक है। तो ये तीन कंसिडरेशन है रिमूव करने की। जब अच्छा, अब रिमूव किस तरह करते हैं, रिमूविंग डिवाइसेस के थ्रू रिमूव करते हैं। तीन तरह की रिमूविंग डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, तीन तरह की रिमूविंग डिवाइसेस होती हैं। ये हमने, एक रिमूविंग डिवाइस होती है जिसको कहते हैं ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एक रिमूविंग डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स, और एक होते हैं एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। याद रहे जो ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे कि कोई भी चीज आपने ग्रास्प कर ली, दो बकल साइड और पैलेटल साइड से ग्रास्प करके उसको पुश किया और वो निकल गया। तो ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं? वी हैव ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स में KY pliers, trident crown remover, trial crown remover, Weinmann crown remover,
ठीक है, और हमारे पास रॉयड एंड ब्रिज रिमूवर। KY प्लायर्स में रबर रबर की टिप्स होती हैं, ठीक है, और साथ में एमरी पाउडर होता है जो कि रेजिस्टेंस देता है और इसके थ्रू निकाल देते हैं। रॉयड एंड ब्रिज रिमूवर जो है, रॉयड एंड ब्रिज रिमूवर में साथ वाले दांत को, उसी दांत को साथ वाले दांत को एज अ फलक्रम यूज करते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू निकाल देते हैं। ये जितने भी ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये ज्यादातर प्रोविजनल क्राउन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। देन वी हैव परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स। परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से आते हैं? कोरोना फ्लेक्स, मॉरेल, क्राउनोमेटिक, न्यूमेटिक क्राउन रिमूवर, सॉरी हाँ, न्यूमेटिक क्राउन रिमूवर और न्यूमेटिक क्राउन रिमूवर और ऑटोमेटिक क्राउन एंड ब्रिज रिमूवर, क्राउन एंड ब्रिज रिमूवर, ठीक है, ऑटोमेटिक क्राउन एंड ब्रिज रिमूवर, ठीक है। ये सारे परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम जहां पे बात करते हैं मोरेल की, तो मोरेल हैंडी शाइन का इंस्ट्रूमेंट है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, जिसके अंदर एक वेटेड स्लाइड होती है जिसको, और एक कुंडे नुमा होता है, एक शार्प सा होता है जिसको हम इंगेज करते हैं क्राउन की मार्जिन पे, और उस वेटेड स्लाइड को जब पुल करते हैं तो निकल जाता है, ठीक है। जहां तक हम बात करते हैं कोरोना फ्लेक्स की, तो कोरोना फ्लेक्स में क्राउन प्लायर्स होते हैं, लूप होता है ब्रिजेस के लिए, और क्लैंप्स होते हैं एंटीरियर टीथ के लिए, ठीक है। क्राउनामेटिक की बात करते हैं तो क्राउनामेटिक शॉक इम्पल्स देता है और लूजन कर देता है जो उसका बॉन्ड होता है सीमेंट का, ठीक है। ऑटोमेटिक क्राउन एंड ब्रिज रिमूवर की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक क्राउन एंड ब्रिज रिमूवर जो है वो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, ठीक है, और उन वाइब्रेशंस की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। मॉरल क्राउन रिमूवर की बात कर ली। न्यूमेटिक क्राउन रिमूवर भी आप लोग ने यूज किया होगा, कंप्रेस्ड एयर को यूज करता है, और कंप्रेस्ड बटन आप उसी तरह कुंडे को लगाते हैं और बटन होता है, बटन को जैसे ही दबाते हैं तो वो कंप्रेस्ड एयर की वजह से वो पुल करता है, ठीक है। तो ये परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन सा आ जाते हैं? मेटा लिफ्ट आ जाता है, ठीक है। देन वी हैव के लाइन क्राउन एंड ब्रिज रिमूवर, देन वी हैव गीगा ब्रिज रिमूवर, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है रिचुअल क्राउन, रिचुअल, ठीक है। अच्छा जी, तो एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में आप लोगों को बताया था मैंने कि आपने एक ओक्लूजल साइड पे क्राउन के अंदर एक ड्रिल करते हैं होल, और वो होल इतना ड्रिल करते हैं कि वो डेंटिन तक पहुंच जाए। वहां पे फिर आप मेटल लिफ्ट अगर है तो वहां पे उसका आप एक उसी मेटल लिफ्ट का एक पिस्टन नुमा एक चीज लगाते हैं, उसको टाइट करते जाते हैं, टाइट करते जाते हैं, तो वो फोर्स करता है टूथ स्ट्रक्चर को अंदर डेंटिन को, और जैसे ही फोर्स करता रहता है तो ऊपर से क्राउन पुल ऑफ हो जाता है, ठीक है। इट यूजेस एक्चुअली इट यूजेस a piston kind of a system which which you have to expose the dentine, ठीक है। आपको क्राउन को परफोरेट करके डेंटिन तक जाना होता है ताकि आप उसको वहां पे एंगेज कर सकें, ठीक है। हमने हीगा ब्रिज रिमूवर की भी मेन पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन दी है। केलाइन क्राउन ब्रिज केलाइन ब्रिज रिमूवर की मैं खासा डिस्क्रिप्शन दी थी। और रिचुअल में क्या होता है कि रिचुअल में एक काइंड ऑफ गम और वाटर सॉल्युबल रेजन होता है जो कि वार्म वाटर से सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। उसको दो दांतों के दरमियान लगाते हैं और वी लेट इट कूल so that it can set. As soon as it sets, we ask the patient to open the mouth, और जैसे ही पेशेंट ओपन करता है तो वो चिपक के रिचुअल जो भी सॉल्युबल रेजन होता है उसमें चिपक के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने रिचुअल की, ठीक है। दिस कंप्लीट्स कोरोनल डिसअसेंबली, ठीक है। तो नाउ कोरोनल डिसअसेंबली हो गई। अब आपने कोरोनल ही सब निकाल लिया है। अब कोरोनल निकालने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब आपने जैसे ही निकाला तो अब आपको नजर आई कि देयर इज अ पोस्ट इन दैट, ठीक है। तो आपने रीट्रीटमेंट में कोरोनल डिसअसेंबली के बाद अब पोस्ट रिमूवल करना है, ठीक है। मैं तेज तो नहीं जा रहा, आप में से सब आर यू विद मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इज द रिवीजन गोइंग ऑन गुड और यू वांट मी टू ऐड अप समथिंग? किसी को कोई चीज करनी है तो काइंडली लेट मी नो ताकि मैं उसको
अच्छी तरीके से और कर सकें। इट्स अ लेंदी चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू कंप्लीटेड इन अ शॉर्ट टाइम, ताकि जो लोगों ने पूरी वीडियोस नहीं देख सकते वो अच्छी तरीके से इसको, ऑल फाइन, ओके थैंक यू बेटा। जो लोग पूरी वीडियोस नहीं देख सके हैं वो एक शॉर्ट वीडियो